इन ऑर्डर टू बिकम अ सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ट्रायल, मतलब ट्रायल कैसे होता है। एंड देयर आर मेनली 3 स्टेजेस ऑफ अ क्रिमिनल केस, दैट इज़ इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। ये जो 3 स्टेजेस है ये आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और ऐसे समझना है आपको मुंह ज़ुबानी याद रखना है। मतलब आंख बंद करते ही आपको सब कुछ एक क्रिमिनल केस का जो प्रोसीजर होता है, जो स्टेजेस होता है, आपको याद आ जाएगा। ऐसा मतलब एक पिक्टोग्राफिक मेमोरी की तरह आपको याद रखना पड़ता है। तो पर्टिकुलर इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अरेस्ट किसको कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स की गलती बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा जो लॉ कॉलेजेस है वहाँ पर डिटेल में ये सारे जो टॉपिक्स है इसको टच ही नहीं किया जाता है। ऑन द अदर हैंड ये सारा जो टॉपिक्स है, जो प्रोसीजर है, यही आपको जानना पड़ेगा जब आप एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाहोगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अरेस्ट कैसे होता है, मतलब व्हाट आर द मोड्स ऑफ अरेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शन 46 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो अरेस्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में बात करता है। ठीक है, देयर आर मेनली 3 एसेंशियल मोड्स। ठीक है, ये जो 3 एसेंशियल मोड है जो मैं आपको बताऊंगी, ऐसे ही अरेस्ट किया जाता है। और अगर ऐसे अरेस्ट नहीं होता है तब एक पुलिस ऑफिसर का नौकरी को लेकर के शुरू हो जाता है झमेला। ठीक, और अगर जो सारा अरेस्ट के बारे में जो फॉर्मेलिटीज बताया गया है वो अगर कोई मैजिस्ट्रेट नहीं फॉलो करता है तो उनके अगेंस्ट एक डिपार्टमेंटल एक्शन भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा जो गाइडलाइंस है ये बहुत सी एमिनेंट केस लॉ से फ्लो होता है। तो सबसे पहला DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल और दूसरा अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो ये जो 2 इंपॉर्टेंट केस है ये सभी क्रिमिनल लॉयर्स को पता है। ठीक है, ऐसा शायद ही कोई होगा एक क्रिमिनल लॉयर जिनको ये 2 केस नहीं पता है। तो अगर आप एक क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हो आपको ये 2 केस जानना ही जानना पड़ेगा। सिर्फ ये 2 नहीं, और भी बहुत सारा केसेस है जो मैं आपको डिटेल में वीडियो बना करके बताती रहूंगी, स्पेशली जो एक सक्सेसफुल क्रिमिनल लॉयर को जानना चाहिए। तो आइए अभी जान लेते हैं व्हाट आर द 3 मोड्स जो सेक्शन 46 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में बताया गया है। तो सबसे पहला, एक इंसान को अरेस्ट पुलिस कब करता है? तो सबसे पहला है फिजिकली टचिंग। ठीक है, मतलब आपका बॉडी को ऐसे टच किया जा रहा है। पुलिस ऑफिसर सपोज ऐसा होता है ना, आइए आइए चलिए, ऐसा मतलब आपका कंधा या फिर हाथ पकड़ के लेके जाते हैं, तब मतलब वो इंसान अरेस्ट हो गया है। जब भी न्यूज़ मीडिया में आप देख पाओगे कि दैट जो इंसान का हाथ पकड़ करके या फिर कंधे में पुलिस ऑफिसर ऐसे हाथ रख के लेके जा रहे हैं, तब आपको ये मतलब सोच लेना है वो इंसान अरेस्ट हो गया है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट वो है बाय कन्फाइनिंग द बॉडी एंड टू कस्टडी, मतलब जो आपका बॉडी है उसको ऐसे कन्फाइन करके रखा है पुलिस ऑफिसर या फिर पकड़ के रखा है, कन्फाइन करके रखा है और आपको कस्टडी में लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अरेस्ट हो जाएगा। तीसरा मोड जो आप सिनेमा में देखते हो दैट यू आर अंडर अरेस्ट, तो ऐसा जब आपको पुलिस ऑफिसर, सपोज आपका जो बॉडी है वो लोग टच भी नहीं किए हैं, जस्ट मुंह से बोल रहे हैं दैट यू आर अंडर अरेस्ट, तो आप अरेस्ट हो जाओगे। और एक सिचुएशन होता है बाय एक्शन, इसको कहा जाता है, और ये जो मैं आपको बताई ये है बाय वर्ड। और बाय एक्शन जो है, सपोज पुलिस ऑफिसर ऐसे हाथ फैला के आपके सामने मतलब खड़े हुए दैट आपको वो लोग नहीं जाने देना चाहते, हम लोग ऐसा करते हैं ना दैट नहीं जा सकते नहीं जा सकते ऐसा करके, तो पुलिस ऑफिसर जब ऐसा आपको करेंगे दैट मीन्स यू आर अंडर अरेस्ट। ठीक है, तो ये सारे जो मोड्स है ये CRPC में बताया गया है। और स्पेशली वन थिंग और एक पॉइंट जो मैं मेंशन करना चाहूंगी, और जो है दैट एक लेडी ऑफेंडर को एक लेडी पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट कर सकते हैं, और इसी के साथ एक लेडी को बिफोर सनराइज एंड आफ्टर सनसेट अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, मतलब सूरज उठने से पहले और सूरज ढल जाने के बाद किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। बट जहाँ पे वो महिला ऑफेंडर भाग सकता है, कोई सीरियस ऑफेंस किया है, तब स्पेशल परमिशन ले करके उनको अरेस्ट किया जा सकता है। इसका भी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड कर चुके हैं। और एक पॉइंट, जब भी पुलिस ऑफिसर किसी इंसान को अरेस्ट करेंगे उनको रीजनेबल फोर्स, मतलब जितना इनफ है एक इंसान को पकड़ के रखने के लिए या फिर एक इंसान का जो मतलब एस्केप करना है इसको रोकने के लिए जितना रीजनेबल फोर्स है उसी को ही अप्लाई करना पड़ेगा। उससे ज़्यादा वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आपको अरेस्ट करने आए हैं और ऐसा नहीं है आपका हाथ पैर तोड़ के वो लोग आपको लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पुलिस ऑफिसर किसी को मार नहीं सकते। इसका जो गाइडलाइन है वो DK बासु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में बहुत सारा गाइडलाइंस बताया गया है, वो पुलिस ऑफिसर को आफ्टर अरेस्ट फॉलो करना पड़ता है। और अवनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में एक जो चेक लिस्ट बताया गया है, जो चेक लिस्ट में सब कुछ प्रोसीजर बताया गया है, वो पुलिस ऑफिसर को फॉलो करना पड़ता है अरेस्ट
करने के वक्त और अरेस्ट हो जाने के बाद, ठीक है। और अनदर पॉइंट, जहाँ पे एक ऑफेंस जिसका पनिशमेंट 7 साल से नीचे है, मतलब एक ऐसा ऑफेंस जिसका पनिशमेंट है 7 साल से नीचे, वहाँ पर पुलिस ऑफिसर अरेस्ट नहीं कर सकता है डायरेक्टली। बट वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे पुलिस ऑफिसर को 41A ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो बताया गया है, एक नोटिस के बारे में बताया गया है 41A का, वो पहले देना पड़ेगा। उसके बाद ही पुलिस ऑफिसर वो इंसान को अरेस्ट कर सकता है, अगर वो इंसान 41A का नोटिस जो है उसको रिफ्यूज करता है या फिर ओबे नहीं करता है। तो जो मैं पॉइंट आपको बताई, पुलिस ऑफिसर को रीजनेबल फोर्स अप्लाई करना है व्हाइल अरेस्टिंग अ पर्सन। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम पुलिस ऑफिसर को सेक्शन 49 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो प्रोविजन बताया गया है वो फॉलो करना पड़ता है। वहाँ पे रीजनेबल फोर्स, नेसेसरी फोर्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। जब भी कोई ऑफेंस होता है, स्पेशली क्रिमिनल केस होता है, तब एक लॉयर का एंट्री कब से होता है? सबसे पहला, जब कोई लॉयर एंटीसिपेटरी बेल, मतलब जो केस में एंटीसिपेटरी बेल लिया जा सकता है अंडर सेक्शन 438 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर, वहाँ पे एक लॉयर का एंट्री पहले ही हो जाता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट, जहाँ पे पुलिस ऑफिसर सपोज FIR नहीं लेना चाह रहे हैं और जो पार्टी है, विक्टिम है, वो लॉयर के पास ऐसे सिचुएशन पर आ गए हैं, तब लॉयर उनको मदद करते हैं, पुलिस ऑफिसर FIR रजिस्टर करे, इन्वेस्टिगेशन चालू करे, ऐसा जो मतलब डायरेक्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 154 जो FIR के बारे में डील करता है। या फिर जब भी पुलिस ऑफिसर रिफ्यूज करता है FIR नहीं लेने से, तब जो सारा डायरेक्शन बताया गया वो एक लॉयर करते हैं, ठीक है। मैं एक डिटेल में वीडियो बना के रखी हूँ, जहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आपका FIR रजिस्टर नहीं करना चाह रहे हैं या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, मैं बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझाई हूँ। एक लेमैन, एक साधारण इंसान भी ये सारा जो प्रोसीजर मैं यहाँ पर बता रखी हूँ कर सकते हैं, ठीक है। और एक सिचुएशन, सपोज जहाँ पे एक ऑफेंडर अरेस्ट हो चुके, ठीक है, मतलब उनको पुलिस उठा करके लेके गए हैं, तब एक एडवोकेट का एंट्री होता है। कैसे होता है? उनको जमानत करवाना पड़ता है। और जमानत से याद आया, और एक चीज क्रिमिनल लॉयर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो है PC एंड JC, मतलब पुलिस कस्टडी एंड जुडिशियल कस्टडी। क्योंकि पुलिस ऑफिसर किसी इंसान को अरेस्ट करने के बाद, क्योंकि एक पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं दिया गया है कि वो अरेस्ट करने के बाद 24 आवर्स हो गया है और वो मैजिस्ट्रेट के पास उनको प्रोड्यूस नहीं किए हैं, क्योंकि पुलिस ऑफिसर को सख्त डायरेक्शन दिया गया है CRPC एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो आर्टिकल है उसके द्वारा, दैट एक पुलिस ऑफिसर जब भी कोई अरेस्ट कर रहे हैं, उनको, जिसको वो अरेस्ट किए हैं, उनको बिफोर मजिस्ट्रेट, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट है, उनके सामने प्रोड्यूस करना ही करना पड़ेगा। और ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है जो मेंशन किया गया है अंडर सेक्शन 167 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, जो मेनली रिमांड के बारे में बात करता है, जुडिशियल कस्टडी एंड पुलिस कस्टडी के बारे में भी बात करता है, जहाँ पर बताया गया है 15 डेज से ऊपर हो जाने के बाद किसी भी एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी नहीं हो सकता है। 15 डेज हो जाने के बाद, 15 दिन हो जाने के बाद हमेशा जुडिशियल कस्टडी ही होता है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है ये क्रिमिनल लॉयर को जानना ही जानना चाहिए, क्योंकि आप तो सुने ही होंगे दैट ए गुड लॉयर नोज द लॉ, बट एक बेस्ट लॉयर या फिर एक ग्रेट लॉयर नोज द जज, ठीक है। तो जो सारा प्रोसीजर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी आगे वीडियो में, एक क्रिमिनल केस का ट्रायल कैसे चलता है, मतलब ऑफेंस होने से लेकर के एक ऑफेंस का जजमेंट सुनाया जा रहा है, तब तक कौन सा प्रोसीजर का फॉलो किया जाता है कोर्ट में, मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी, ताकि जो सारा जूनियर लॉयर्स है उनको हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो जो सारा प्रोसीजर है मैं डिटेल में आपको बताऊंगी, एकदम क्राइम होने से लेकर के क्राइम का एंड तक, मतलब जजमेंट जब तक सुनाया नहीं जाता है, कौन सा प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, मैं सब कुछ डिटेल में आपको बताऊंगी। तो ये वीडियो में मैं आपको मेनली बताई व्हाट आर द 3 मोड्स ऑफ अरेस्ट जो सेक्शन 46 में बताया गया है CRPC के। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, जो मैं पिछली वीडियो में एक टाइटल सूट के बारे में आपको बताई थी, उसका रिटन स्टेटमेंट क्या होता है, और जो 144 CRPC मतलब जो कर्फ्यू के बारे में बताता है, और इसका जो एप्लीकेशन है हम लोग SDM के पास करते हैं, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास करते हैं। तो इसका जो प्रोसीजर है मैं मंडे को जो वीडियो अपलोड होगा वहां पर आपको बताऊंगी, ठीक है। तो वो वीडियो रिकॉर्ड हो गया है, कुछ प्रॉब्लम आ गया है उसमें, तो इसीलिए मैं आज उस वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। मंडे यानी कल आपको 144 के बारे में जो वीडियो है आपको डिटेल में मिल जाएगा अलॉन्ग विद फॉर्मेट। और इसी के साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। उम्मीद करती हूँ आप कुछ वैल्यूएबल मिला होगा, अगर मिला है
चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये सारा जो ड्राफ्टिंग्स है इसका फॉर्मेट मिलने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू so much for watching this video. Have a nice day.